हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इंडियन पॉलिटी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हम यहाँ पर आज क्लास 2 डिस्कस करेंगे। क्लास 2 का हमारा टॉपिक रहने वाला है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, और एग्जामिनेशन में हर बार यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सीरीज आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी डेल्ट विद। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पार्ट 1। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको डिवाइड किया गया है 22 पार्ट्स में। ठीक है, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें ओरिजिनली 22 पार्ट्स थे, अब ये बढ़कर हो गए 25। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो ओरिजिनली कितने पार्ट्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 22 पार्ट्स थे। ठीक है, तो उसका जो पार्ट 1 है उसमें आ जाते हैं हमारे आर्टिकल 1 to 4, जो कि एक्सक्लूसिवली डील करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का क्या मतलब है कि यूनियन यहाँ पर इंडिया को कहा गया है, और इसका जो सीमा क्षेत्र है, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंटली यहाँ पे बताया गया है कि कैसे इंडिया को जो है यहाँ पे इनडिस्ट्रक्टिबल यूनिटी बताया गया है इंडिया को। ठीक है ना, इंडिया जो है कि एक संघ है जिसको कि यहाँ पे तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इंडिया एक यूनियन है और आप इसको तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर मतलब समझेंगे यूनियन ऑफ स्टेट्स का। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो यहाँ पर इंडिया को डिफाइन करता है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्टिकल 1। ठीक है ना, तो आर्टिकल 1 यहाँ पर क्या कहता है? आर्टिकल 1 हम यहाँ पर बताता है कि इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, इंडिया जो कि भारत है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। यहाँ पर जो है स्टेट्स मिलकर जो है इंडियन भारत संघ को बनाती है। ठीक है, जितनी भी स्टेट्स हैं, राज्य जो है, ये एक संघ है, राज्यों का संघ है इंडिया, यूनियन है। ठीक है, संघ है ये। और जो हमारे फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने डेलिबरेटली का क्या मतलब है कि उन्होंने जानबूझकर यहाँ पे यूनियन वर्ड को यूज किया था। ठीक है, इंस्टेड ऑफ फेडरेशन। ठीक है ना, फेडरेशन के बजाय उन्होंने यहाँ पर जानबूझकर यूनियन वर्ड को यूज किया था। क्यों किया था? इन्होंने यहाँ पे एम्फेसाइज किया था कि जो इंडियन फेडरेशन है, ये इंडियन जो यूनियन है, ये कोई रिजल्ट नहीं, यहाँ पे स्टेट्स जो है, जितनी भी स्टेट्स हैं यहाँ पे, इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है इंडिया बनाने के लिए। जैसे कि कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर हुआ? यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए में अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसको बोलते हैं, उस वहाँ पर जो है 50 स्टेट्स है। तो जितनी भी स्टेट्स है उन स्टेट्स में जो है एक एग्रीमेंट हुआ है, तब वो एक यूएसए बना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये एक तरह का वहाँ पे यूएसए में फेडरेशन है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारे देश में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है कोई भी स्टेट्स के साथ ऐसा कोई भी जो है वो एग्रीमेंट नहीं हुआ है, और यहाँ पे जो जितनी भी हमारी स्टेट्स है उनको कोई भी राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है कि वो अपने आप को अलग करके कोई अलग स्टेट बना ले, या अलग जो है वो अपने आप को अलग देश घोषित कर दे। लेकिन अगर हम यूएसए के साथ कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पे जो आप देखोगे यूएसए में हर स्टेट का अलग अलग नियम है। ठीक है, वहाँ पे अलग अलग उनके रूल्स हैं, अलग अलग वहाँ पे जो है उनका अगर आधार या कुछ अलग अलग उनके अलग अलग, हर स्टेट का अलग अलग अपना वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो हर स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, लेकिन इंडिया का ऐसा नहीं है। हमारे देश में जो है जैसा एक पूरे देश में जो है एक ही कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे लागू रहता है। इसलिए हमारे जो फ्रेमर्स थे, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने जानबूझकर जो है इंडिया को एक संघ बताया था कि यहाँ पे सारी जो स्टेट्स है वो इकट्ठा होकर जो है एक यूनियन है, और ये अलग नहीं हो सकती है, ताकि हमारी टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है और जो पॉलिटिकल यूनिटी है, ठीक है ना, पॉलिटिकल राजनीतिक जो एकता है वो बनी रहे, कोई भी स्टेट जो है यहाँ से अलग ना हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे जो आर्टिकल नंबर 1 है, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 में ये सारी चीज़ें दी गई है। ठीक है ना, तो याद रखना है फ्रेंड्स, ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 1 द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मैनी कैटेगरीज। ठीक है, तो अब हम डिटेल में यहाँ पर हर आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो जो पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने आर्टिकल है? उसमें 1 to 4, आर्टिकल 1 to 4 यानी 4 आर्टिकल दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर आर्टिकल 1 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 1 यहाँ पे क्या इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो टेरिटरी और इंडिया की जो टेरिटरी है, जो इंडिया का सीमा क्षेत्र है, उसको क्लासीफाई क्या क्लासिफिकेशन उसकी गई है, कितने कैटेगरी में उसको
उसको क्लासीफाई किया गया है, ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे जो आर्टिकल 1 है वो यहाँ पे 3 कैटेगरी स्पेसिफाई करता है इंडिया की टेरिटरी के रिगार्डिंग, क्या क्या हमारी बाउंड्रीज होगी, ठीक है ना, कौन कौन सी बाउंड्री जो है हमारे हो सकती है इंडिया की, ये यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो कौन कौन सी हो सकती है इसमें, टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स हो सकती है, स्टेट्स यानी कि राज्यों की सीमा, जैसे हिमाचल प्रदेश है या हरियाणा है तो इसकी एक सीमा होती है कि यहाँ से हिमाचल प्रदेश खत्म हो गया, यहाँ से पंजाब या हरियाणा स्टार्ट हो गया, ठीक है। या अदर कोई भी स्टेट है, दिल्ली है, आंध्र प्रदेश है, कोई भी स्टेट है तो उसकी एक टेरिटरी है, ठीक है। तो वो आगे टेरिटरीज ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, उसी तरीके से यूटीज जो यूनियन टेरिटरीज है उनकी भी सीमा है। दिल्ली जो है यूटी है तो उसकी एक सीमा है कि यहाँ से यूटी स्टार्ट हो गया, या चंडीगढ़ है ये यूटी में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी यूनियन टेरिटरीज की जो है वो बाउंड्री हो गई, ठीक है। और एक हो लास्ट जो थर्ड है वो है टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय इंडिया, ठीक है। कोई भी टेरिटरीज, ठीक है, कोई भी टेरिटरी, कोई भी क्षेत्र जो इंडिया ने एक्वायर किया है। तो ये 3 कैटेगरीज जो है हमारे आर्टिकल 1 में दी गई है, टेरिटरीज ऑफ स्टेट, स्टेट की टेरिटरी, यूनियन की टेरिटरी, और कोई अदर टेरिटरी इंडिया ने कोई जो है वो एक्वायर की है, ठीक है ना, ली है, उसको भी जो है यहाँ पे आर्टिकल 1 में रखा गया है, ठीक है। कोई भी बाहर से कोई टेरिटरी हमने ली है, कोई भी क्षेत्र हमने बाहर से लिया है, किस तरीके से लिया वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो 3 तरह की क्लासिफिकेशन यहाँ पे आर्टिकल 1 में दी गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हमारे टेरिटोरियल जो हमारा जो सीमा क्षेत्र है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है शेल कंप्राइज, तो क्या कंप्राइज करती है ये, टेरिटरीज ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। कोई भी अगर फ्यूचर में हम किसी और क्षेत्र को एक्वायर करते हैं तो उसके वो भी जो है इंडिया की टेरिटरी में काउंट होगा अंडर आर्टिकल 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द नेम्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है स्टेट्स के नेम्स और यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो कहाँ पर स्पेसिफाई किया गया, कौन से शेड्यूल में, तो वो दिया गया है हमारे फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है ना। तो फर्स्ट शेड्यूल है, ठीक है ना, यहाँ पे लिस्ट करता है ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो है फर्स्ट शेड्यूल में दी गई है, ठीक है ना। कितने शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है, पहले 8 शेड्यूल थे, अब 12 शेड्यूल हमारे हैं, ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे, ठीक है ना। तो ये जो शेड्यूल है ये अपडेट होते रहते हैं, जैसे कोई नया स्टेट बन गया, कोई यूटी बन गई तो ये अपडेट होते रहते हैं, और किसका क्या नाम रखना है, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकाला गया था तो तेलंगाना का जो है एक नेम रखा गया इसको, ठीक है ना। या JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ तो इसमें किसी स्टेट का यूटी का नेम रखना है, तो वो शेड्यूल 1 में 1 के अंडर ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज एक्वायर्ड बाय इंडिया एंड लेटर एडमिटेड एज अ स्टेट। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर आर्टिकल 1 का ही यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको दूंगी। तो जैसे हमने उसमें देखा था कि इंडिया जो है एक्वायर करता है कोई टेरिटरी, तो यहाँ पर कुछ टेरिटरीज के नाम दिए गए हैं और जिसमें कि पूछा गया है कि इनमें से कौन सी इंडिया ने एक्वायर की थी मतलब बाद में इंडिया में शामिल हुई थी, इंडिया ने उसको एडमिट किया था, ठीक है। ये पहले से जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो ये इंडिया के जो है टेरिटरी में नहीं शामिल थी, ठीक है ना, इंडिया में ये नहीं आता था। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिक्किम। तो यहाँ पे सिक्किम को जो एडमिट किया गया था इंडिया में इन 1975 अंडर आर्टिकल 2 एंड मेड अ फुल फ्लैज स्टेट, ठीक है ना। तो फुल फ्लैज स्टेट यहाँ पे इसको बनाया गया था। गोवा और पुडुचेरी को जो है यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, ठीक है। तो क्योंकि गोवा और पुडुचेरी भी बाद में शामिल हुए थे इंडिया में 90, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे स्टेट की बात की गई है। पहले ये यूटी थे, ठीक है ना, यूटी थे, गोवा को बाद में स्टेट बना दिया गया, पुडुचेरी तो यूटी ही रहा, ठीक है ना। तो ये इसको अंडर आर्टिकल 2 जो है यहाँ पे फुल फ्लैज स्टेट बनाया गया था सिक्किम को, ठीक है। 1975 में इंडिया ने इसको एडमिट किया था एज अ और फुल फ्लैज स्टेट बना दिया था इसको 1975 में सिक्किम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर्स यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो इंडियन यूटीज है जो है यूनियन टेरिटरीज है उनको कौन एडमिनिस्टर करता है, उनको कौन चलाता है, कौन देखता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रेसिडेंट थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है ना। तो यूटीज को कौन देखता है, तो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो थ्रू या तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होता है या यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो रखा जाता है। यूटीज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल होती है, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर रहती है और प्रेसिडेंट वहाँ पे अपॉइंट करता है एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did the framers of the constitution use the term union of states instead of federation of states, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। क्यों फ्रेमर्स ने यहाँ पे यूज़ किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू हाईलाइट द इनडिस्ट्रक्टिबल यूनिटी ऑफ इंडिया।
ठीक है, टू हाईलाइट द इनडिस्ट्रक्टिबल यूनिट ऑफ इंडिया। जो यहाँ पे यूनियन टर्म यूज़ की गई थी, ये सिग्निफाई कर रही है कि जो इंडिया है ये एक सिंगल एंटिटी है, स्टेट यहाँ से अलग नहीं हो सकती है। इसको सिग्निफाई करने के लिए जो यहाँ पे फ्रेमर्स जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने यहाँ पे यूनियन वर्ड का यूज़ किया था, ताकि इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो बनी रहे। कोई भी स्टेट कल को खड़ा होकर ये ना कहे कि मुझे अलग होना है और अलग देश बनाना है, तो इसलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया गया था, अगर जो है ताकि इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर टू एक्वायर न्यू टेरिटरीज फॉर इंडिया लाइज विद। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर न्यू टेरिटरी इंडिया ने एक्वायर करनी है तो उसकी पावर किसके पास है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये किसके पास है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दो आर्टिकल 2 और 3 में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो इन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से समझना। तो जो हमारा पार्लियामेंट है ये ऑथोराइज़ करता है, यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे पार्लियामेंट को ऑथोराइज़ करता है टू एडमिट, एस्टेब्लिश और एक्वायर न्यू टेरिटरीज अंडर आर्टिकल 2 और 3। ठीक है, अंडर आर्टिकल 2 और 3 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ऑथोराइज करता है कि वो एडमिट करे, एस्टेब्लिश करे और एक्वायर करे न्यू टेरिटरीज़ को इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया जो है वो कैसे न्यू टेरिटरीज़ को एक्वायर करेगा, बाय सीजेशन। कोई समर्पण कर रहा है इंडिया को, ठीक है, कोई खुद से कह रहा है कि हमें इंडिया में शामिल होना है, तो इंडिया एक्वायर कर लेगा उस टेरिटरी को। और कॉन्क्वेस्ट इंडिया, कोई भी उसको जीत लेता है, परचेज कर लेता है, कोई भी खरीद लेता है किसी से, कोई भी श्रीलंका कोई पार्ट दे रहा है कि आप तो इंडिया उससे परचेज कर लेता है, तो इंडिया की टेरिटरी में वो शामिल हो जाएगा। उसी तरीके से या किसी के साथ कोई ट्रीटी होती है, ठीक है, तो वो जो है इंडिया की टेरिटरी में वो पार्ट शामिल हो जाएगा। तो ये जो है पार्लियामेंट के पास ही अथॉरिटी है कि वो आर्टिकल 2 और 3 का यूज़ करके जो इन टेरिटरीज़ को इंडिया में शामिल करे। एक बार एक्वायर कर लिया टेरिटरी को, तो उसके बाद पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि इनको जो है वो कैसे यहाँ पे इंडिया में एडमिट करना है, उसको स्टेट बनाना है या यूटी बनाना है, या इसको किसी और तरीके से एडमिनिस्टर करना है। ठीक है, एग्जाम्पल आ जाएंगे हमारे पास, गोवा, दमन एंड दीव 1961 में एक्वायर किया था पोर्तुगीज से, पोर्तुगीज रूल से। ठीक है ना, पोर्तुगीज वहाँ पे थे, तो वहाँ से एक्वायर किया था। और सिक्किम को एडमिट किया था एज अ स्टेट। पहले सिक्किम में जो है वो चोग्याल जो डायनेस्टी थी वो चल रही थी इंडिया के पास। इंडिया जो है उनको एज अ प्रोटेक्टोरेट जो है इंडिया जो देखता था सिक्किम को, और जो भी उनके एक्सटर्नल और फॉरेन जितने भी जो वर्क रहते थे वो इंडिया देखता था। बाद में जो है 1975 में सिक्किम को इंडिया में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो ये अंडर आर्टिकल 2 ही ये सारा काम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 और 3 में, यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कुछ क्लैरिटी देगा। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स इन इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। ठीक है, तो एडमिट करना और एस्टेब्लिश करना न्यू स्टेट को, ये कौन से आर्टिकल में स्पेसिफाई किया गया है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो आर्टिकल 2, ठीक है ना, जो आर्टिकल 2 है वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू एडमिट न्यू स्टेट, ठीक है, इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। एग्जांपल हमारे पास सिक्किम आ जाता है 1975 में अंडर आर्टिकल 2। ठीक है, अंडर आर्टिकल 2 जो है सिक्किम को एडमिट किया गया था इंडिया में। पार्लियामेंट ने यहाँ पे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो की थी, टर्म एंड कंडीशन रिगार्डिंग इट्स एडमिशन। ठीक है, पार्लियामेंट के थ्रू सारा काम हुआ था, और जो है अंडर आर्टिकल 2 जो है सिक्किम को इंडिया में ऐड किया गया था एज अ न्यू स्टेट। तो यहाँ पे आर्टिकल 2 क्या करता है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, नई स्टेट को इंडिया में ऐड करेगा। ठीक है, और आर्टिकल 3 क्या करता है, अल्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, अल्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट मतलब कि जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश एक स्टेट था। ठीक है, तो उसको जो टेरिटरी उसको जो है वो वहाँ से तेलंगाना निकाला गया, तो वो एग्जिस्टिंग स्टेट था, उसकी बाउंड्री को अल्टर कर दिया गया, उसको जो है वो तेलंगाना निकाल के अलग स्टेट बना दिया गया, तो वो अंडर आर्टिकल 3 किया गया। लेकिन जैसे सिक्किम था, सिक्किम जो है वो इंडिया का पार्ट नहीं था, न्यू स्टेट की तरह उसको एडमिट किया गया, तो वो अंडर आर्टिकल 2 हुआ। ठीक है, सो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे क्लियरली मैंने मेंशन किया आर्टिकल 2 एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, आर्टिकल 3 अल्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। कोई भी है, आंध्र प्रदेश, यूपी, जितने भी हमारे उत्तराखंड बना है, तो ये अंडर आर्टिकल 3 हुआ है बाय अल्टरिंग द एग्जिस्टिंग स्टेट बाउंड्रीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट इज कवर्ड अंडर। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 3 के रिगार्डिंग क्वेश्चन बन गया है। तो अल्ट्रेशन कैसे होती है बाउंड्रीज की, और नेम्स जो है एग्जिस्टिंग स्टेट के किस आर्टिकल के अंडर कवर किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिकल 3। ठीक है ना, तो यहाँ पे आर्टिकल 3 क्या करता है, ऑथोराइज करता है पार्लियामेंट को फॉर्म न्यू स्टेट्स बाय सेपरेशन और मर्जर। ठीक है, या तो सेपरेट कर दो या दो छोटी छोटी स्टेट है उनको मर्ज करके एक स्टेट बना दिया जाए, तो ये अंडर आर्टिकल 3 होता है। या बड़ी स्टेट है उसको दो स्टेट में डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है ना, और बाउंड्रीज एग्जिस्टिंग स्टेट है उनकी बाउंड्रीज को अल्टर करना है, चेंज करना है, घटाना बढ़ाना है, तो वो सारा आर्टिकल 3 के अंडर ही होता है। ठीक है, चेंज नेम ऑफ द स्टेट, किसी नेम का स्टेट का नेम चेंज करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, क्रिएशन ऑफ तेलंगाना 2014 में किया गया फ्रॉम आंध्र प्रदेश और रीनेमिंग की गई उड़ीसा की। ठीक है, उड़ीसा पहले कहा जाता था, अब उसको उड़ीसा जो है वो कहा जाता है उड़ीसा 2011 में। तो ये सब जो है वो अंडर आर्टिकल 3 किया गया। यहाँ पे जो है क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट की गई तेलंगाना की आंध्र प्रदेश से, और यहाँ पे उड़ीसा से उड़ीसा यहाँ पे रीनेमिंग की गई स्टेट की अंडर आर्टिकल 3। प्रोसीजर इसके लिए क्या रहता है, तो इसके लिए जो है पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है ना, विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन इसके लिए चाहिए होती है। प्रेसिडेंट को बताना पड़ता है कि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। उसके बाद जो है प्रेसिडेंट जो है इस बिल को रेफर करता है टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर को बताया जाता है कि आपकी स्टेट में कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, आपका कुछ या तो आपको बाइफरकेट किया जा रहा है या मर्ज किया जा रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन स्टेट लेजिस्लेचर को दी जाती है फॉर इट्स व्यू, नॉट बाइंडिंग। ठीक है ना, तो स्टेट लेजिस्लेचर का ओपिनियन जो है यहाँ बाइंडिंग नहीं रहता है। पार्लियामेंट कैन प्रोसीड रिगार्डलेस, मतलब कि अगर किसी स्टेट को दो पार्ट्स में दो स्टेट्स वहाँ से बनाई जा रही है, तो अगर स्टेट कहती है कि नहीं हम नहीं चाहते कि हमारी स्टेट को तोड़ा जाए या इससे अलग स्टेट निकाला जाए, तो ये पार्लियामेंट के लिए बाइंडिंग नहीं रहता है। पार्लियामेंट को जो करना है वो करेंगे, अगर उनको उनके व्यूज़ जो है वो कोई मैटर नहीं करते हैं। अगर स्टेट इनकार भी करता है तो भी पार्लियामेंट अपना काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 रिक्वायर्स विच टाइप ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो लॉज अंडर आर्टिकल 2 और 3 बनाए जाते हैं तो उसके लिए किस प्रकार का अमेंडमेंट प्रोसीजर चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगी। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। ठीक है ना, तो आर्टिकल 4 क्या कहता है। ठीक है, आर्टिकल 1 हमने देख लिया, आर्टिकल 1 हमें बताता है कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, आर्टिकल 2 हमने देख लिया कि इंडिया कोई न्यू टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, एडमिट कर सकता है। ठीक है, इंडिया के अपने टेरिटरी में यूनियन ऑफ इंडिया में। ठीक है, और आर्टिकल 3 यहाँ पे अल्ट्रेशन ऑफ स्टेट के बारे में बताता है। तो आर्टिकल 4 यहाँ पे क्या करता है, आर्टिकल 4 यहाँ पे जो है वो क्लैरिफाई करता है दैट लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 और 3 आर ऑर्डिनरी लॉज। ठीक है, अंडर आर्टिकल 2 और 3 जितने भी लॉज बनाए जाते हैं वो ऑर्डिनरी है, सिंपल है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे सिक्किम को इंडिया में शामिल किया गया तो इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया गया, सिंपल अंडर आर्टिकल 2 को लेकर जो है इसको इंडिया में शामिल कर लिया गया। ठीक है, और उसी तरीके से जो है जितनी भी हमारे स्टेट की बाउंड्रीज जो चेंज होती है या जो भी न्यू स्टेट क्रिएट की जाती है बाय फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, तो वो जो है वो सिंपल मेजोरिटी से किया जाता है, उसके लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, पार्लियामेंट में सिंपल जो है वो मेजोरिटी से पास किया जाता है बिल को। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 जो था उसको पास किया गया था बाय सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का जो था वो एग्जांपल है इसका। ठीक है ना, तो उसको जो है सिंपल मेजोरिटी से पास किया गया था, कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे और थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा, अल्टरिंग बाउंड्रीज रिक्वायर सिंपल मेजोरिटी नॉट आर्टिकल 368 अमेंडमेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 368 अमेंडमेंट के रिगार्डिंग ही हमें बताता है जितने भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट किए जाते हैं वो अंडर आर्टिकल किए जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो भी हमारे आर्टिकल 2 और 3 में जितने भी चेंजेस होंगे वो आर्टिकल 4 के हिसाब से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की उसमें ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वाज ओरिजिनली साइंड इन। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा जो आर्टिकल 1 to 4 था वो क्लियर हो चुका है, आई थिंक वो आपको भी क्लियर हो गया होगा। अब हम अगला जो सेक्शन रहता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट उसको अब डिस्कस करते हैं। लैंड एंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वाज ओरिजिनली साइंड इन। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कब साइन किया गया था, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1974। ठीक है,
काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। तो 1974 में जो है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इंडिया और बांग्लादेश के बीच में साइन किया गया था। तो इसका थोड़ी-सी हिस्ट्री देख लेते हैं। जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है? ईस्ट पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है 1971 के बाद। तो वहाँ पे जो है काफ़ी जो है वो हाईली कॉम्प्लेक्स बॉर्डर जो है वहाँ पे था। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो है वो बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। वहाँ पे जो कुछ एन्क्लेव्स थे। एन्क्लेव्स यानी कि स्मॉल-स्मॉल पॉकेट्स थे लैंड के। ठीक है ना? एक कंट्री जैसे कि इंडिया का कोई वहाँ पे विलेज था, तो वो चारों तरफ से कवर था बांग्लादेश की टेरिटरी से, ठीक है ना? तो छोटे-छोटे पॉकेट्स थे। अगर बांग्लादेश का कोई पार्ट है, तो वो बीच में वो है और साइड साइड में इंडिया का पार्ट उसमें आ जाता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे थे। वहाँ के जो लोग थे, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। वहाँ पे कोई फैसिलिटी उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, बिजली, पानी, काफ़ी सारी वो चीज़ों से वो वंचित रह रहे थे, ठीक है ना? तो इस चीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए जो है 1974 में इंडिया और बांग्लादेश ने साइन किया था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ठीक है? और इसको जो इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2015 में। इसके रिगार्डिंग भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच में 1974 में साइन हुआ था, लेकिन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न की वजह से जो है ये इम्प्लीमेंट कब हुआ? 2015 में। देखो 2015 में ये हुआ। कितने साल बाद हुआ ये? 41 ईयर्स के बाद। कितना मतलब हमारा जो सिस्टम है, कितना मतलब आप समझ सकते हैं कि 41 ईयर्स के बाद जो है ये इम्प्लीमेंटेशन में आया, ठीक है? प्रोविज़न इसके लिए क्या थे? एक्सचेंज ऑफ एन्क्लेव्स बिटवीन द 2 कंट्रीज़। इसमें क्या प्रोविज़न थे इस एग्रीमेंट में? एन्क्लेव्स जो थे, स्मॉल पॉकेट्स जो थे लैंड के, उनको जो एक्सचेंज किया गया दोनों देशों के बीच में, और सिम्प्लिफिकेशन की गई बॉर्डर की, ठीक है ना? तो सिंपल बॉर्डर बनाया गया। बॉर्डर के इस पार बांग्लादेश, बॉर्डर के इस पार इंडिया। कोई बीच में किसी को कोई भी ऐसे छोटे-छोटे पॉकेट लैंड के नहीं रखे गए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रेटिफाइड द इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ठीक है? तो यहाँ पे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया इन जो रेटिफिकेशन के लिए इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ठीक है ना? तो क्योंकि यहाँ पे फॉरेन कंट्री इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना ही पड़ना था अंडर आर्टिकल 368, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 100वां जो है वो संशोधन किया गया संविधान का, ठीक है? तो ऑप्शन जो है यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, 100th अमेंडमेंट। तो एग्रीमेंट को फाइनली इंप्लीमेंट किया गया 2015 में थ्रू द 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और इसमें क्या किया गया? इसमें ट्रांसफर किए गए 111 एनक्लेव, ठीक है ना? इंडिया ने ट्रांसफर किए 111 एनक्लेव, जिसमें कि 17,160 एकड़ जो लैंड था वो बांग्लादेश को दिया गया, और बांग्लादेश ने इंडिया को ट्रांसफर किए 51 एनक्लेव, यानी 7,110 एकड़ जो है वो बांग्लादेश ने इंडिया को दिया, ठीक है? तो इंडिया की तरफ से ज़्यादा वहाँ पे लैंड गया और बांग्लादेश की तरफ से थोड़ा कम यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है? पॉपुलेशन भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी। अराउंड जो है 50,000 लोग जो है यहाँ पे अफेक्टेड रहे थे। लेकिन जितने भी वहाँ पे लोग थे इस एरियाज़ में जो रह रहे थे, उनको जो है वो चॉइस ऑफ सिटीज़नशिप दे दी गई थी कि उनको अगर जो जहाँ पर है उसको वहीं रहना है। अगर इंडिया की कोई पार्ट था और वो अब बांग्लादेश में चला गया है एन्क्लेव, तो वहाँ के लोगों को चॉइस दी गई थी कि क्या वो बांग्लादेश में ही रहना चाहते, तो वो वहीं रह सकते थे। अगर इंडिया में आना चाहते तो उनको वहाँ से छोड़ के इंडिया में सब कुछ जो है वो आना पड़ता था। लेकिन इसमें क्या हुआ, ज़्यादातर लोगों ने जो है ऑप्ट किया जहाँ पर जो लोकेटेड था वो वहीं पे रहना जो है वहाँ पे लोगों ने ऑप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अमेंडमेंट व्हेन इंडिया सीड्स टेरिटरी टू अनदर कंट्री, ठीक है ना? तो यहाँ पे बात वही आ गई कि क्योंकि जो है दूसरी देश को यहाँ पे टेरिटरी दी जा रही है, ठीक है ना? तो यहाँ पे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए, कौन से आर्टिकल का यूज़ किया जाता है? तो आर्टिकल 368, ठीक है ना? आर्टिकल 368 जो कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करता है, ठीक है? तो अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज रिक्वायर्ड बिकॉज सीडिंग टेरिटरी अल्टर्स द डेफिनेशन ऑफ इंडियाज टेरिटरी अंडर आर्टिकल 1, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे हम अपनी टेरिटरी दूसरी उसको दे रहे हैं। पार्लियामेंट ने यहाँ पे पास किया था 100th अमेंडमेंट एक्ट 2025 रेटिफाइंग द एग्रीमेंट को रेटिफाई करने के लिए, ठीक है ना? तो इस तरीके से जो है, क्योंकि वहाँ पे जो है इंडिया अपनी टेरिटरी को दे रहा है किसी और कंट्री को, फॉरेन कंट्री वहाँ पे इन्वॉल्व है, तो आर्टिकल 368 का यूज़ किया गया और जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। और जो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट था, इसमें जो है आर्टिकल 100th जो है अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एनक्लेव्स डिड इंडिया ट्रांसफर टू बांग्लादेश अंडर 2015 एग्रीमेंट? तो 2015 में जो एग्रीमेंट हुआ था, तो इंडिया ने कितने एनक्लेव दिए थे? 111, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी 111।
तो इंडिया ने यहाँ पे ट्रांसफ़र किए थे 111 एन्क्लेव्स 17,160 एकड़ टू बांग्लादेश, और बांग्लादेश ने ट्रांसफ़र किए थे 51 एन्क्लेव्स 7,110 एकड़ लैंड इंडिया को। ठीक है, पॉपुलेशन इम्पैक्ट रहा था 50,000 रेजिडेंट यहाँ पे अफेक्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1950 स्टेट वर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। ठीक है ना, तो अब थोड़ा अलग सेक्शन अब हम इसका डिस्कस करेंगे। तो कितने पार्ट्स में जो है यहाँ पे स्टेट्स को डिवाइड किया गया था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंडमेंट में आया था 1950 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4। ठीक है ना, तो 4 पार्ट्स में कमेंसमेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो इंडिया का जो पॉलिटिकल जो यूनिटी थी उसको जो है क्लासीफाई किया गया था 4 कैटेगरीज में। कौन कौन सी कैटेगरी थी? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। ठीक है, पार्ट ए में कौन कौन से स्टेट आ रहे थे? उसमें जो फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंस थे, ब्रिटिश प्रोविंस मतलब कि जिनको डायरेक्टली ब्रिटिशर्स जो देख रहे थे, ब्रिटिश के अंडर थे, जैसे कि बॉम्बे मद्रास हो गया, यूपी बिहार, इनको डायरेक्टली ब्रिटिशर्स देखते थे, तो ये इनको जो है पार्ट ए स्टेट में रखा गया था। पार्ट बी में स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स और ग्रुप ऑफ प्रिंसली स्टेट्स आ जाते थे। प्रिंसली स्टेट्स यानी कि जहाँ पर राजा वगैरह रहते थे, ठीक है ना, वो वाली स्टेट्स, ठीक है ना, उनको कुछ कुछ राइट्स ब्रिटिशर्स ने दे रखे थे कि हाँ वो कुछ वहाँ पे उनको थोड़े बहुत राइट्स दे रखे थे कि वो वहाँ पर जितना भी अपनी स्टेट का थोड़ा बहुत वो काम देखेंगे और कुछ ब्रिटिशर्स के हिसाब से वो चलेंगे, प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, और ग्रुप ऑफ प्रिंसली स्टेट्स जिसमें हैदराबाद, मैसूर, जम्मू एंड कश्मीर आ जाता था। और पार्ट सी में जो है चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस थे, जहाँ पर चीफ कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। ठीक है ना, और कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे इसमें, पार्ट सी में उनको रखा गया था। एग्जाम्पल इसमें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर इसमें आ जाते हैं पार्ट सी में। और पार्ट डी में जो है ओनली अंडमान और निकोबार आइलैंड को पार्ट डी में रखा गया था। ठीक है, तो ये 4 जो है पार्ट्स में डिवाइड किया गया था कैटेगरीज में इंडिया के पॉलिटिकल यूनिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो 1956 में जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, तो वो कौन से मेन क्या था उसका प्रिंसिपल, किसके ऊपर वो बेस था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लिंग्विस्टिक बेसिस। ठीक है ना, तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में। ठीक है, और ये जो था बेस था रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। ठीक है, तो 1953 में जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था, जिसको हेड कर रहे थे फजल अली जो है इसको हेड कर रहे थे। उनकी जो रिकमेंडेशन थी उसके बाद जो है 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। इस एक्ट में क्या किया गया था? इसमें एबोलिश किया गया था पार्ट ए बी सी डी जो क्लासिफिकेशन थी उसको एबोलिश कर दिया गया था, रीऑर्गेनाइज किया गया था स्टेट्स को लार्जली ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस पे किया गया था, लेकिन और भी वहाँ पर कुछ फैक्टर्स रखे गए थे। ठीक है, सोलली लिंग्विस्टिक पे नहीं हुआ था लार्जली, लेकिन मेजॉरिटी जो इसमें लिंग्विस्टिक यहाँ पे रहा था। और यहाँ पे जो है 14 स्टेट्स क्रिएट की गई थी और 6 यूनियन टेरिटरी जो है क्रिएट की गई थी 1956 में। ठीक है, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएटेड इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहली कौन सी थी जो भाषा के लिंग्विस्टिक यानी भाषा के आधार पर जो है कौन सी स्टेट क्रिएट की गई थी इंडिया में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जैसे इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ था वो, तो उसके बाद से जो है भाषा के आधार पर रीऑर्गेनाइजेशन के लिए डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। ठीक है ना, और 15 दिसंबर 1952 को जो है यहाँ पे डेथ हो गई थी। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता थे पोटी सीरामुल्लू जी, इनकी जो है डेथ हो गई थी। इन्होंने जो है एक फास्ट रखा था क्योंकि ये डिमांड कर रहे थे तेलुगु स्पीकिंग स्टेट के लिए। ठीक है ना, कि यहाँ पे जो है इनको अलग चाहते थे कि यहाँ पे आंध्र स्टेट जो है वो क्रिएट की जाए। ठीक है ना, मद्रास से जो है अलग करके आंध्र स्टेट फॉर्मेशन की ये डिमांड कर रहे थे, और इनकी डेथ जो है हो गई थी 1952 में। उसके बाद जो है वो एज अ रिजल्ट वहाँ पे जो क्रिएट किया गया 1953 में आंध्र प्रदेश को ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज क्रिएटेड इन 1960 बाय बाइफर्केशन ऑफ बॉम्बे स्टेट। ठीक है, तो 1956 में जो आ गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, मोस्टली भाषा के आधार पर जो जहाँ पे ज़्यादा डिमांड हो रही थी तो वहाँ पे बना रहे थे स्टेट्स। तो जो है आंध्र प्रदेश बनाने के बाद, मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश बनाने के बाद जो है 1960 में बॉम्बे को भी जो है बाइफर्केट कर दिया गया। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी स्टेट्स वहाँ पे बनाई गई थी बाय बाइफर्केटिंग बॉम्बे स्टेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गुजरात एंड महाराष्ट्र।
ठीक है ना। बाइलिंगुअल जो है स्टेट यहाँ पे स्प्लिट की गई थी। गुजराती स्पीकिंग जो पोर्शन था उसको गुजरात में शामिल कर दिया गया था, और जो मराठा स्पीकिंग जो एरिया था वो जो है महाराष्ट्र में शामिल कर दिया गया था 1960 में, ताकि जो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के आधार पर जो भी डिमांड थी उनको रिजॉल्व किया जा सके। उसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस हुए, ठीक है। स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट को एक्ट के बाद जो काफ़ी सारे चेंजेस हुए 1960 से लेकर 75 तक, हम कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। तो 1960 में जो है क्या हुआ था, बॉम्बे स्टेट को बाइफरकेट किया गया था महाराष्ट्र, मराठी और गुजराती स्पीकिंग स्टेट में। 1962 में नागालैंड को जो है असम से अलग कर दिया गया था। नागा जो थी, नागा ट्राइब जो थी, नागा वाला जो एरिया था वहाँ पे उनको अलग कर दिया गया था आसामी जो पॉपुलेशन थी वहाँ से। और 1966 में जो है यहाँ पर भी जो है भाषा के आधार पर ही पंजाब से जो हिंदी स्पीकिंग जो पोर्शन था हरियाणा का उसको अलग कर दिया गया था। चंडीगढ़ को यहाँ पे यूटी बना दिया गया था, ठीक है। 1971 में हिमाचल प्रदेश फुल फ्लैश स्टेट बन गया था 1971 में, 25 जनवरी 1971 को। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को जो है स्टेट बना दिया गया था, ठीक है ना। ये कुछ की पॉइंट्स है, ये आपको याद रखने हैं। और 1975 में सिक्किम को जो एडमिट किया गया था एज अ 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। ये कुछ यहाँ पे टाइमलाइन मैंने बनाई है, तो प्लीज इसको आप रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज द लास्ट टू बी एडमिटेड टू द इंडियन यूनियन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी लास्ट स्टेट थी जो इसको इंडियन यूनियन में जो है लास्टली जो ऐड किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तेलंगाना, ठीक है ना। तो तेलंगाना को जो आंध्र प्रदेश से जो है यहाँ पे निकाला गया था 2014 में, मेकिंग इट द न्यूएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो इसके बाद कोई भी चेंज नहीं हुआ है। रीऑर्गेनाइजेशन जो है अगर हम देखें तो 1987, अभी हमने देखा था 1960 से 1975 तक का, अब हम देख लेते हैं 1987 से 2000 तक का। 1987 में गोवा को यहाँ पे स्टेट बनाया गया था, दमन और दीव को यूटी ही रहने दिया गया था 1987 में। 2000 में क्रिएशन की गई थी न्यू स्टेट्स की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकाला गया था, उत्तराखंड को जो है यूपी से निकाला गया था, और झारखंड को बिहार से निकाला गया था। उसके बाद अगर हम 2014 से 19 तक का डेवलपमेंट देखें तो 2014 में तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, और ये 29th स्टेट बना था इंडिया का। और 2019 में यहाँ पे जो है वो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है यूटी बनाया गया था, ठीक है ना। तो लास्ट स्टेट कौन सी बनी थी इंडिया में, वो बनी थी तेलंगाना 2014 में, ठीक है। उसके बाद सिर्फ यूटी बना है, जम्मू एंड कश्मीर जो है 2019 में, JNK एंड लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमीशन वॉज द फर्स्ट टू एग्जामिन लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे कमीशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बने हैं। तो कौन सा फर्स्ट कमीशन था जिसने जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट को एग्जामिन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज धर कमीशन, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंस के बाद जैसे डिमांड्स बढ़ने लगी थी लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है स्टेट बनाने की, स्पेशली तेलुगु स्पीकिंग जो थे वो सेपरेट आंध्रा जो है वो चाहते थे कि आंध्र प्रदेश जो है बनाया जा सके, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसको एग्जामिन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन जो बनाया था जून 1948 में, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस SK धर, ठीक है। तो इसको धर कमीशन का नाम दिया गया था। इसकी क्या रिकमेंडेशन थी, तो इसने रिजेक्ट कर दिया था भाषा के आधार पर रीऑर्गेनाइजेशन करना। क्या सजेस्ट किया था इन्होंने, कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस जो है वो ठीक रहेगा, सोल क्राइटेरिया है जो है रीऑर्गेनाइजेशन का, लिंग्विस्टिक तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जो है इससे क्या होगा, जो लिंग्विस्टिक स्टेट थी जो इससे जो है नेशनल यूनिटी हमारी थ्रेटन थी, खतरा था हमारा जो राष्ट्रीय एकता है, क्योंकि आज हम एक स्टेट बनाएंगे, कल को और स्टेट्स भी खड़े हो जाएंगे कि उनको भी भाषा के आधार पर अलग कर दो, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने जो है यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया था लिंग्विस्टिक बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। धर कमीशन जून 1948 में बनाया गया था, और इसको हेड कर रहे थे जस्टिस SK धर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द मेंबर्स ऑफ द JVP कमेटी। ठीक है, JVP कमेटी आई थी। JVP कमेटी के मेंबर कौन कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो जवाहरलाल नेहरू, पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, तो इसको JVP क्या था, इसको JVP जो है वो कमीशन कहा गया है, ठीक है ना। क्योंकि धर कमीशन जो है वहाँ पे यहाँ पे जो है वो एक तरह से रिजेक्ट कर किया गया था। धर कमीशन जो है सक्सेसफुल नहीं रहा था। तो जो है इसके बाद गवर्नमेंट जो है एक नया कमीशन यहाँ पे बनाया दिसंबर 1948 में, और इसको JVP कमीशन का नाम दिया गया, क्योंकि इसके मेंबर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, और जो है पट्टाभी सीतारमैया थे, तो इसलिए जो इसको
इसको JVP कमीशन का नाम दिया गया। इसकी क्या रिकमेंडेशन थी, तो इन्होंने भी जो है यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया था लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन को, कि भाषा के आधार पर तो रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए। तो JVP कमीशन ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि इससे जो हमारी यूनिटी होगी, नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ दिस लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। लिंग्विस्टिक के आधार पर किया जा सकता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, बट अभी नहीं, इमीडिएटली नहीं, बाद में इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये इनकी रिकमेंडेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमीशंस रिकमेंडेशन डायरेक्टली लेड टू द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो अब यहाँ पे आता है कौन सा कमीशन था जिसने कि यहाँ पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया 1956 का, तो वो कौन सा कमीशन था, तो वो था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फजल अली कमीशन। तो फजल अली कमीशन था जिसको कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसको हेड कर रहे थे जस्टिस फजल अली, और इस कमीशन के अदर मेंबर कौन थे, KM पानीकर थे और HN कुंजरू थे। ठीक है, याद रखने हैं ये तीनों, क्योंकि यही जो था मेन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था इसी कमीशन के बाद, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंस्टेड ऑफ अदर टू। दो को भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इसी कमीशन से बनते हैं, फजल अली कमीशन से। ठीक है ना, तो इसके मेंबर थे जस्टिस फजल अली, KM पानीकर और HN कुंजरू। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एग्जामिन किया था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कॉम्प्रीहेंसिवली। ठीक है, 2 कमीशन फेल हो चुके थे, तो इसके बाद इन्होंने जो है कॉम्प्रीहेंसिवली जो है यहाँ पे एग्जामिन किया, और इन्होंने क्या यहाँ पे रिकमेंडेशन दी, इन्होंने यहाँ पे रिकमेंडेशन दी लिंग्विस्टिक फैक्टर इंपॉर्टेंट है, बट इसको सोल क्राइटेरिया नहीं रखा जाना चाहिए। भाषा के आधार पर आप रीऑर्गेनाइजेशन हम कर सकते हैं, बट अकेला भाषा ही उसमें नहीं रखा जाएगा। यहाँ पे जो है इन्होंने कुछ और फैक्टर को भी कंसिडर किया, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक और कल्चर फैक्टर्स को भी इन्होंने ध्यान में रखा। ठीक है ना, तो ये इनकी कुछ रिकमेंडेशन रही। क्या आउटकम इनकी रिकमेंडेशन की रही, तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया 1956 में ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिकमेंडेशन, और उसके बाद जो यहाँ पे क्रिएट की गई 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इवेंट फोर्स द गवर्नमेंट टू क्रिएट आंध्रा स्टेट इन 1953। तो क्या ऐसा इवेंट हो गया था कि जो है आंध्रा स्टेट बनाना पड़ा सरकार को 1953 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डेथ ऑफ पोटी सिरामुल्लू। ठीक है, पोटी सिरामुल्लू की डेथ हो गई थी, और उसके बाद जो गवर्नमेंट को आंध्रा स्टेट बनाना पड़ा था 1953 में। ठीक है ना, तो डेथ ऑफ पोटी सिरामुल्लू 1952 में हुई थी दिसंबर में। उन्होंने जो है 56 डेज़ की जो हंगर स्ट्राइक कर दी थी फॉर आंध्रा स्टेट। ठीक है ना, आंध्रा स्टेट बनाने के लिए जो है उन्होंने जो है वो 56 डेज़ की हंगर स्ट्राइक के बाद उनकी डेथ हो गई थी, और इसके बाद जो गवर्नमेंट जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, उनको काफ़ी बुरा भी लगा था। जवाहरलाल नेहरू काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए थे इस इवेंट से, और उसके बाद जो उन्होंने 1953 में जो है बिना किसी इसके आंध्र प्रदेश को जो है बना दिया था लिंग्विस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए। ठीक है ना, उनकी लिंग्विस्टिक डिमांड को यहाँ पे पूरा कर दिया गया, और जो है आंध्र प्रदेश बना दिया गया आफ्टर द डेथ ऑफ पोटी सिरामुल्लू। लास्ट क्वेश्चन है ये, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 रीऑर्गेनाइज्ड इंडिया इनटू। तो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 का, तो इसने इंडिया को किसमें रीऑर्गेनाइज किया था, तो 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज। ठीक है, 14 स्टेट और 6 यूटीज में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गवर्नमेंट ने जो जितनी भी मैक्सिमम जो रिकमेंडेशन दी गई थी फजल अली कमीशन की, उनको एक्सेप्ट कर लिया था, और स्टेट को उन्होंने जो है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास किया था, और जिसमें इंडिया को रीऑर्गेनाइज किया गया 14 स्टेट में और 6 यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, ये मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव रिस्ट्रक्चरिंग रही थी इंडिया के पॉलिटिकल मैप की। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा आज का ये जो चैप्टर था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, और हमने इसमें सभी पॉइंट्स को कंसीडर कर लिया है। ठीक है, आर्टिकल 1 to 4 हमने इसमें डिस्कस किया। आर्टिकल यहाँ पे बताता है, डिस्क्राइब करता है इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, आर्टिकल 1 यहाँ पे करता है। आर्टिकल 2 जो है इसके बाद जो है थोड़ा सा रिवाइज ही कर लेते हैं इसको, क्योंकि आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल जो यहाँ पे क्या कहता है, आर्टिकल 1 यहाँ पे बताता है इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इसके अलावा जो इंडिया की टेरिटरी थी इसको थ्री क्लासिफिकेशन में, यहाँ कैटेगरीज में यहाँ पे क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, जिसमें टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स आ जाता है, यूनियन टेरिटरीज आ जाती हैं, एंड टेरिटरीज दैट में बी एक्वायर्ड बाय इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी टाइम। ठीक है, तो ये अंडर आर्टिकल होता है। उसके बाद आर्टिकल 2 आ जाता है। आर्टिकल 2 यहाँ पे क्या करता है, जो आर्टिकल 2 है ये हमारे जो पार्लियामेंट है उसको एम्पावर करता है इंडिया की टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स
ठीक है ना, ऑन सच टर्म और कंडीशन, जो भी पार्लियामेंट को ठीक लगे उस टर्म एंड कंडीशन पे वो न्यू स्टेट्स जो है इंडिया में ऐड कर सकता है, इंडियन जो है वो यूनियन में ऐड कर सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एडमिट करेगा, ठीक है, और एस्टेब्लिश करेगा न्यू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 2। ये एम्पावर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पार्लियामेंट को। ठीक है ना, और जो आर्टिकल 3 है ये यहाँ पे ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की। ठीक है, उसको जो है मर्ज करना है, उनको बाइफरकेट करना है, उसकी बाउंड्रीज को अल्टर करना है, वो अंडर आर्टिकल 3 किया जाता है। और इसके लिए जो है क्या है, कोई भी इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, अगर हम किसी अगर कोई फॉरेन बॉडी जो है, फॉरेन कंट्री जो है इन्वॉल्व नहीं है, तो और इंडिया किसी न्यू स्टेट को जो है एक्वायर कर रहा है, तो वो अंडर आर्टिकल किया जा सकता है विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और रीऑर्गेनाइजेशन और अगर इंटरनल जो रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है अंडर आर्टिकल 3, तो उसके लिए तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए, और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, अगर कोई फॉरेन बॉडी इन्वॉल्व नहीं है इन केस ऑफ आर्टिकल 2। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 4 जो है ये एम्पावर करता है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 4। ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ पे डिक्लेयर करता है कि जितने भी लॉज हम बनाते हैं अंडर आर्टिकल 2 और 3, उसके लिए जो है वो सिंपल मेजोरिटी में वो हो जाएंगे, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये आर्टिकल 4 हमें बताता है, अनटिल अनलेस कोई फॉरेन कंट्री उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, ठीक है ना, तो ये हमारे चारों हमने आर्टिकल डिस्कस कर लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है ना, मैं उसको ज़रूर यहाँ पे क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। और ये इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे सभी इसमें बनाए गए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है अगला है हमारा सिटीजनशिप। ठीक है ना, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है सिटीजनशिप। उसको भी हम आर्टिकल 5 to 11 उसमें आते हैं पार्ट 2 में, तो उसको हम डिटेल में MCQ फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।